एक ऐसा नेता जिसने एक गुलाम मुल्क के मुकद्दर में पहले आजाद नाम का रंग भरा और फिर भारत के भाग्य को बनाने और संवारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें ऐसे ही हिंद का जवाहर नहीं कहा था। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिंद के जवाहर। अगर इस मुल्क को एक महासागर मान लिया जाए तो जवाहर उसके सबसे अनमोल रत्नों में से एक है। देखा जाए तो नेहरू की कई पहचान है। एक जोशीला युवा जिसने वतन की खातिर ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर खद्दर पहन लिया। एक क्रांतिकारी जो हमेशा ब्रितानी हुकूमत से दो दो हाथ करने को तैयार रहा। एक कूटनीतिज्ञ जो मंझे हुए अंग्रेज राजनेताओं को बहस की टेबल पर उलझाता रहा। और आजादी के बाद एक नेता, एक प्रधानमंत्री जिसने एक नए नवेले आजाद मुल्क का मुस्तकबिल लिखा। चाचा नेहरू अमर है, चाचा नेहरू अमर है, चाचा नेहरू अमर है। फूल खिलेगा बागों में जब तक गुलाब का प्यारा, तब तक जिंदा है धरती पर नेहरू नाम तुम्हारा। जब तक है इस जग में चंदा सूरज का उजियारा, तब तक जिंदा है धरती पर राजा नाम तुम्हारा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, तब नियति भारत के भाग्य का नया अध्याय लिख रही थी। उन दिनों संसद भवन में संविधान सभा की बैठक चल रही थी। यहीं से एक शख्स ने अपनी जानी पहचानी और बुलंद आवाज में सारी दुनिया के सामने भारत के स्वाधीन, स्वतंत्र और आजाद होने का ऐलान किया। उनका नाम था नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. आजादी के बाद देश ने बड़ी उम्मीदों के साथ नेहरू को हिंदुस्तान की हथेली पर नियति की नई रेखाओं को रचने की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने अपनी समाजवादी सोच, सियासी सूझबूझ और व्यापक दृष्टिकोण के सहारे एक ऐसी जमीन तैयार की जिसकी नींव पर आज देश की बुलंद इमारत टिकी हुई है। देश के लिए नेहरू के योगदान को साफ तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, आजादी के पहले और आजादी के बाद। देश के जाने माने बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू के घर एक बेटे ने जन्म लिया। मां स्वरूप रानी ने बड़े लाड से नाम रखा जवाहर। जवाहर के जन्म ने पूरे खानदान को खुशियों से भर दिया। बेहद संपन्न परिवार में इस इकलौते बेटे की परवरिश किसी प्रिंस की तरह हुई। एक गुलाम देश में ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी तब बिरले को ही नसीब थी। शांत स्वभाव के जवाहर का बचपन मजे मजे में बीत रहा था। अब वो लड़कपन को लांघकर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और इसके साथ बड़ा हो रहा था
दुनिया को देखने और परखने का उनका अपना नजरिया, संसार को जानने की यही जिज्ञासा उन्हें किताबों के करीब लेकर आई। जवाहर जब 10 साल के हुए तब उनका परिवार रहने के लिए आनंद भवन आ गया। आनंद भवन में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थीं। लोग यहां की संपन्नता के किस्सों को बड़े कौतूहल से सुनते थे। 15 साल की उम्र में विदेश जाने से पहले उनकी पढ़ाई लिखाई उनके पिता की ही देखरेख में हुई। मोतीलाल नेहरू किसी भी पिता की तरह अपने बेटे को खुद से बड़ा, बेहतर बैरिस्टर बनाने का सपना संजो रहे थे और इसी की खातिर उन्होंने अपनी तरह ही अपने बेटे को भी पढ़ने के लिए विलायत भेजा। ब्रिटेन में पहले स्कूल, फिर कॉलेज और फिर वकालत की पढ़ाई के दौरान उन पर पश्चिमी सभ्यता ने पूरा असर डाला। 7 साल बाद वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर वापस वतन लौटे। उन्होंने इलाहाबाद में पिता के साथ प्रैक्टिस भी शुरू की, लेकिन न तो उन्हें वकालत का पेशा पसंद आया और न ही वकीलों का साथ। धीरे धीरे उनका रुझान आजादी के आंदोलन की तरफ होने लगा और इसी लम्हे में उनकी निजी जिंदगी में भी कोई शामिल हुआ। जी हां, 1916 में कमला नेहरू के साथ उनकी शादी हो गई। उस वक्त नेहरू महज 27 साल के थे। ऐशो आराम से गुजरा बचपन अपनी जवानी को किसी पेशे में पैबस्त करने को तैयार नहीं था। एक अजीज रिश्ते की गिरफ्त में आ चुके थे जवाहर, लेकिन कमला नेहरू के बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई जिसके साथ चलते हुए उनकी जिंदगी के मायने ही बदल गए। आखिर कमला नेहरू के बाद जवाहर की जिंदगी में कौन दाखिल हुआ, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहरू युवा थे, ऐशो आराम से लबरेज जिंदगी, वकालत का खानदानी पेशा था और जीवन साथी के तौर पर कमला का खूबसूरत साथ भी था। ऐसे में देखा जाए तो नेहरू के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो इन सब से अलग कोई नया और बेहद मुश्किल रास्ता अख्तियार करते, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। वतन वापसी के बाद जवाहर ने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की थी, लेकिन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात का उन पर जबरदस्त असर हुआ। गांधी ने अपने से 20 साल छोटे जवाहरलाल के जहन में छिपी खूबियों को बखूबी पढ़ा, जिनके बारे में खुद जवाहरलाल को भी पता नहीं था। आजादी के आंदोलन में जवाहरलाल के रूप में गांधी जी की तलाश पूरी हुई तो उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ और फिर जवाहरलाल ने खुद अपने आप को वक्त की भट्टी में झोंक दिया। गांधी और नेहरू, इतिहास ने हिंदुस्तान की आजादी की तख्ती पर ये दो नाम मानो एक साथ ही लिख दिए। नेहरू की जिंदगी में गांधी से जुड़ाव ने मानो दोनों को एक दूसरे का पूरक बना दिया। नेहरू जी कभी गांधी जी के अनुयायी की तरह उनके साथ रहे तो कभी सबसे अंतरंग मित्र की तरह। वो कभी उनके सबसे उदार भक्त की तरह नजर आते थे तो कभी सबसे बेहतर सहयोगी की तरह। वो कभी उनके सबसे विश्वस्त से लगते थे और कभी सबसे ईमानदार सलाहकार। उस युवा जवाहर ने एक बार जब गांधी जी की उंगली पकड़ी तो फिर उसे जीवन भर नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं।
समय के साथ साथ देश की सियासत में नेहरू की भागीदारी भी बढ़ रही थी। नेहरू आजादी के आंदोलन में उस वक्त देश के बड़े नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल और चित्तरंजन दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। लेकिन जिस वजह से देश की सियासत में उनका कद कई गुना बढ़ा, वो था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। साल 1929 में पहली बार जवाहर को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आजादी की लड़ाई की दिशा और दशा तय करने के लिए लाहौर में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। इसी अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी। यहां भाषण देते हुए उन्होंने अंग्रेजों से दो टूक कहा, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता। हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर की आधी रात को रावी नदी पर तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। लाहौर में पहली बार कांग्रेस के इरादों में इंतजार के साथ साथ आजादी की बेसब्री की धार भी दिखाई दी। मीलों चलने और मुकद्दस इंतजार के बाद आजादी का दिन आया था। लोग खुशियां मनाने सड़कों पर उतर आए, लेकिन यह खुशी दर्द के साए में सिमट कर आई थी। इस देश की छाती पर राजनीति की लकीर खींच दी गई। अब भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क थे और दोनों मुल्कों के लोग अपनी दौलत, आबरू और जान देकर इसकी कीमत चुका रहे थे। इतिहास के इस सबसे बड़े विस्थापन ने सभ्यता के इतिहास का सबसे खौफनाक और दिल दहलाने वाला मंजर देखा। आजादी के उस भाषण में भी नेहरू का दर्द साफ झलकता है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं। और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहां तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से जब मुल्क आजाद होते हैं, काफी परेशानियों, मुसीबतों, खुरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफी ऐसी खुरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफदेह होती है। फिर भी हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीकों से। आवाम ने जिस देश की कमान जवाहर को सौंपी थी, वो देश अभी अभी खून की नदियां पार कर आजादी के किनारे लगा था और इस जद्दोजहद में इसका एक हिस्सा वक्त के समंदर में टूटकर किसी दूसरे किनारे जा लगा था। पाकिस्तान वो अलग नहीं हुआ था। इस हिंदुस्तान में से दूसरा भी जो हड़पा जा सके उसे हड़पने की कोशिश में लगा था। इधर जो हिंदुस्तान जवाहर के हाथ आया था वो भी साबुत नहीं था, बल्कि राजे रजवाड़े और रियासतों के 500 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में इस कदर बंटा था कि थोड़ी सी चिंगारी भी देश को कई टुकड़ों में बांट सकती थी।
वो नेहरू ही थे जिसने सियासी समझदारी, कूटनीतिक चालबाजी और व्यापक दृष्टिकोण के सहारे न केवल इस मुल्क को गर्दिश के उस दौर से बाहर निकाला, बल्कि उसे सजाया और संवारा भी। लेकिन अभी नियति नेहरू की और परीक्षा लेने वाली थी। उस बुरे वक्त में नेहरू के वजूद का वो अटूट हिस्सा भी उससे अलग हो गया, जो मुसीबत की हर घड़ी में उसे राह दिखाता था। 1948 की जनवरी का वो दिन आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे मनहूस दिन था। जब बेरहम काल ने बापू को हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। नेहरू बखूबी जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुकी है। इस देश के मुल्क का आधार खिसक गया है। देश के भाग्य का सूरज जो अभी अभी उगा था, वो किसी भी वक्त डूब सकता है। शायद तभी वक्त के हाथों मिले जख्म की टीस नेहरू के लबों से लफ्ज बनकर निकली थी। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. And it is a little difficult to soften the blow by any advice that I or anyone else can give you. The light has gone out, I said, and yet I was wrong for many more years. The light that shone in this country, that light will still be seen in this country, that the world will see it for these many years, will illumine this country. बेहद मुश्किल वक्त था। बंटवारे की कीमत पर हिंदुस्तान अभी अभी आजाद हुआ था। सीमा पर बाहरी दुश्मनों का खतरा था। भीतर राजे और रजवाड़े की साजिशों के बीच देश को एकजुट रखने की चुनौती थी। और इन सब के बीच देश के सबसे बड़े और जांचे परखे रहनुमा की हत्या कर दी गई। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेहरू ने इन मुश्किलों के दौर में इस मुल्क को कैसे बाहर निकाला। आजादी के ठीक बाद अशांति के उस दौर में नेहरू बखूबी जानते थे कि शांति और अहिंसा की नींव पर जो मुल्क अभी अभी आजाद हुआ है, उसकी नींव कभी भी खिसक सकती है। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले उसकी बुनियाद को मजबूत करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को इस देश की जड़ों में गहराई से बोया और फिर आर्थिक तौर पर इसे इसके पैरों पर खड़ा करने में जुट गए। बाहरी और भीतरी खतरों से घिरे इस मुल्क के हर कोने से एक ही आवाज उठती थी कि उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए फौज चाहिए, पुलिस चाहिए। लेकिन जरा इस नए नवेले मुल्क की हालत तो सोचिए कि सरकार के पास राजधानी दिल्ली को बचाने के लिए भी पर्याप्त सैनिक ताकत नहीं थी। देश ऐसी ही हालत में था तब जैसे वक्त के समंदर में बिना पतवार की नाव। जवाहर ने इस तरह के देश की कमान संभालने के बारे में शायद ही सोचा होगा, लेकिन जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसे संभालने और बचाने की कोशिश में वो पहले पल से अपने आखिरी क्षण तक जुटे रहे।
आज के भारत का जो स्वरूप है, उसकी प्रस्तावना जवाहर ने ही लिखी थी। आधुनिक, सभ्य, उदार और अपनी परंपराओं में गूंथा हुआ भारत, जो दुनिया से तालमेल भी बिठा सकता है और गांधी के सपनों में यकीन भी रखता है। छब्बीस जनवरी 1950 को देश को अपना संविधान सौंपते हुए नेहरू ने यही तो सपना देखा था। We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. साल 1952 में भारतीय संविधान के तहत पहले आम चुनाव हुए, जिसमें जनता ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुल्क के लिए ये चुनाव बेहद अहम थे। यहाँ की जमीन में लोकतंत्र की नींव पड़ रही थी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और जवाहर इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वो आजादी के बाद से अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत से देश की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब जवाहर के पास जनशक्ति भी थी, जोश भी था, होश भी था और उम्मीद भी थी कि इस मुल्क को जल्द से जल्द उस मुकाम तक ले जाया जाए जहां हर आदमी को जल्द से जल्द और कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले और हर हाथ को काम। नेहरू ने किसानों से देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। विदेशी सहायता से मिल और कारखानों की बुनियाद बनानी शुरू की और देखते ही देखते ये मुल्क जवाहर की निगहबानी में विकास के रास्ते पर सरपट चल पड़ा। आखिर जवाहर का सपना भी तो यही था। रहता यही ख्याल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, सूरज चंदा में प्रकाश रहे, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल, जुग जुग जिए जवाहरलाल। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना और कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं और बातों को सामने रखें, अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदा में या दूसरी संप्रदा में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के,
अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। नेहरू के सामने देश को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी चुनौती थी। यह भी तय करना था कि उसे किस राह और किस डगर पर दौड़ते हुए अपने उद्देश्यों को हासिल करना है। पूंजीवाद की चमक और समाजवाद के सरोकारों के बीच आर्थिक नीति का चुनाव करना था। जवाहर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए बीच का रास्ता चुना। हमेशा की तरह वो इस कसौटी पर भी पूरी तरह खरे उतरे और ऊहापोह और असमंजस के उस दौर से न केवल अपने मुल्क को बाहर निकाल लाए, बल्कि उसे आर्थिक विकास का एक ऐसा मापदंड भी दिया जिस पर आज तक की सरकारों के लिए तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना है। साल 1955 में जब उन्हें भारत रत्न दिया गया तो भावुक जवाहर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। जिनके साथ जमाने से काम कर रहे हैं, मिलकर इस पुराने जमाने को सोचकर, जब आप, हम और हजारों लाखों लोग इस मुल्क के साथ मिलकर हमने काम किया, कभी ऊंचा देखा कभी नीचा, कामयाबी हासिल की, कठिनाइयां फिर भी सामने रही, तो सिर्फ एक ही दिल में ख्वाहिश कि जहां तक ताकत है इस काम को करते जाएं। एक नए नवेले मुल्क में लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली और शांति की जड़ें इतनी जल्दी और इतनी गहरी जमने की वजह से जवाहर अचानक ही अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच किसी धूमकेतु की तरह चमक उठे। संसार उनके मान और सम्मान में सिर झुका रहा था, लेकिन नेहरू बखूबी जानते थे कि अमेरिका और रूस की शक्ति के बीच झूल रही दुनिया में अपना वजूद बनाए रखने के लिए देश को जल्द से जल्द एक ऐसी विदेश नीति की दरकार है जिस पर यह मुल्क शांति और सुरक्षा के साथ चल सके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन उनकी इस दूरदर्शिता और नए नजरिए की सबसे बड़ी मिसाल थी, जिसकी बदौलत भारत शीत युद्ध के उस ताप से न केवल साफ साफ बच निकला, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों को एक साथ और एक छत के नीचे लाने में कामयाब रहा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नेहरू के शब्दों की अनुगूंज अब बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। I must say, it is a slightly intimidating experience to meet so many of members of the press whose words not only go across the United States but to all parts of the world. But I was happy to visit you on the previous occasions, and I am happy to be here today to meet many people whose names I have read or heard of, and to know them in person. आधुनिक भारत के निर्माण में अगर नेहरू की भूमिका तय की जाए तो इसमें शक नहीं कि आज के आधुनिक हिंदुस्तान की मजबूत नींव तैयार करने में पहला नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही आएगा, क्योंकि आजादी के बाद वो नेहरू ही थे जिनकी कलम से मौजूदा भारत का वर्तमान लिखा गया। क्योंकि नेहरू हमेशा ही भारत की एक ऐसी पहचान बनाना चाहते थे जिसकी नींव में तो भारत के पुराने संस्कार और संस्कृति रचे बसे हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसमें आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का मेल हो। क्योंकि नेहरू निसंकोच खुद को गांधी युग की संतान कहते थे, लेकिन वो आधुनिकता, विज्ञानवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के काफी करीब थे।
देख रखी थी और अपने अनुभव के आधार पर वो हिंदुस्तान को तरक्की की नई ऊंचाई तक भी ले गए। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि नेहरू को विरासत में मिला था खून में सना और नफरत से भरा एक ऐसा राष्ट्र जहां मानवीय संवेदना की धज्जियां उड़ चुकी थीं और उनके सामने चुनौती थी आवाम की संवेदनाओं की हिफाजत करने के साथ साथ भारत को दुनिया के बाकी देशों के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने मजबूत पांव पर खड़ा करना। नेहरू को हिंदुस्तान की कमान संभाले 12 साल हो चुके थे। जवाहर की अगुवाई में हिंद हर दिन तरक्की और खुशहाली के नए आयाम गढ़ रहा था। पड़ोसी मुल्कों के साथ भी हमारे सुलझे हुए और बेहतर रिश्ते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चीन ने दोस्ती का दिखावा करते हुए बड़ी दगाबाजी की। चीन की सेना ने भारत की उत्तरी सीमा पर सुनियोजित हमला बोल दिया। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन की फौज ने न केवल हिमालय की सीमा रेखा लांघी, बल्कि दोस्ती के नाम पर विश्वासघात भी किया। इस देश की सेना अभी इतने बड़े हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नेहरू के लिए यह बड़ा सदमा था। उन्हें छला गया था, दोस्ती के नाम पर इस मुल्क को छला गया था। रेडियो पर दिए अपने देश के नाम संदेश में नेहरू का आक्रोश साफ सुनाई देता है। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहाँ के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी न शांति के तरीक़ों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस ख़तरे को पूरी तौर से समझें। एक मुल्क यानी हिंदुस्तान, दोस्ती उसने की चीनी हुकूमत से और लोगों से वहाँ के, और वही चीनी गवर्नमेंट ने इस भलाई का जवाब दिया बुराई से। चीन के इस विश्वासघात से नेहरू बहुत दुखी थे और उनका ये दर्द एक दिन सारी दुनिया के सामने छलक आया। गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में लता मंगेशकर जब अपने इस गीत से युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रही थी, तभी पंडित नेहरू अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और वो भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद ये इस देश के लिए उनका प्यार ही था जो आंसुओं की शक्ल अख्तियार कर बह निकला। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। वो मई की गर्मियों की एक बेहद आम सुबह थी जब नेहरू हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। नेहरू की मौत की खबर पूरी दुनिया में देखते ही देखते फैल गई। पूरा मुल्क शोक के सागर में डूब गया। तुम्हें दिल
से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का फंदा सुनो मेरी आवाज़ सुनो। राजपथ से जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो मानो पूरा देश ही अपने प्रिय नेता को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। अंतिम राह पर उनके अपनों का सैलाब था। चारों तरफ एक आह थी, आंसू थे और हिचकियां थी। जिंदगी भर मुझे नफरत से रही आँखों से, मेरे ख्वाबों को तुम आँखों में डुबोते थे। जिया करते हैं सब मरते हैं, हट गया हूँ मुझे सोने दो। भावनाओं का समंदर जवाहर के कदम चूमना चाहता था और आजादी के बाद अभी अभी उनके पैरों पर खड़ा हुआ ये मुल्क अपने सबसे बड़े नेता के सम्मान में सिर झुकाए खड़ा था। दरअसल नेहरू की बेबाक जिंदगी ने मुल्क के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, नेहरू के पहले और नेहरू के बाद। मेरी दुनिया मुना रब है ना पसंद कोई सारे इंसान। I would say that he was the humanity in a human being, that he looked at all problems. He was deeply interested in all problems, anything that had to do with men and women and children. But he saw them always in a much larger context, in the context of the nation and the nation in the context of the world. किनारे कर लो, मैं जहाँ था तुम्हें जाना है वहाँ से आगे। वहाँ इनका जमीन इनके जमाना इनका है, कोई इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे। इन्हें कलियाँ न कहो है ये चमन था, सुनो मेरी आवाज़ सुनो। समय की सतह पर नेहरू ने इस देश के हक में एक साथ कई भूमिकाएं अदा की। वो गांधी के करीब होते तो दूसरे संत दिखाई देते, विद्वानों और छात्रों के बीच वो सच्चे इतिहासकार लगते, नेताओं के बीच आला दर्जे के नीति निर्माता दिखाई देते और बच्चों के बीच वो बेहद सहज और सरल चाचा नेहरू लगते। दरअसल नेहरू की खूबसूरती ही ये है कि वक्त के साथ हर इम्तिहान का बखूबी सामना किया और आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी हिंद के नाम कर दी। आज एक बार फिर हम हिंद के उस जवाहर को सलाम करते हैं। जय हिंद। फूल खिलेगा बागों में जब तक गुलाब का प्यारा, तब तक जिंदा है धरती पर नेहरू नाम तुम्हारा। जब तक है इस जग में चंदा सूरज का उजियारा, तब तक जिंदा है धरती पर